नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात बुलडोजर के चक्रकाल में फंसी राजस्थान सरकार की, जहां 300 साल पुराना मंदिर ध्वस्त किया गया तो अब गुस्साए हिंदुओं ने प्रदर्शन कर सीएम अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। फिर बात करेंगे झूठ के चक्रव्यूह में फंसे दिग्विजय सिंह की, जिन्होंने बीजेपी पर निशाना साधने के चक्कर में एक नई थ्योरी गढ़नी शुरू कर दी, जिससे उन्हीं की फजीहत होने लगी। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के चक्रकाल में फंसे कट्टरपंथियों की, जिसने अब यूसीसी को ही असंवैधानिक बता दिया है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे चीन के चक्रव्यूह में फंसे पाकिस्तान की, जिस पर कराची धमाके में चीनी नागरिकों की मौत के बाद अब बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के चक्कर में फंसी राजस्थान सरकार की। एक तरफ तो कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है, पीके की पार्टी में नो एंट्री हो गई, तो वहीं अशोक गहलोत भी सोनिया गांधी के पास इस्तीफा होने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सचिन पायलट भी पार्टी आलाकमान से कुछ उखड़े नजर आ रहे हैं। इसीलिए एक के बाद एक दिल्ली में आलाकमान के साथ मीटिंग की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान कांग्रेस अब एक नई मुसीबत में फंस गई है। राजस्थान में पहले हिंदू नववर्ष के मौके पर करौली में कट्टरपंथी मुस्लिम भीड़ की ओर से हिंदुओं की रैली पर हमले के खाब अभी भरे ही नहीं थे कि अलवर में 2 हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। इसे लेकर राजस्थान सरकार को पहले से ही सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया है। लेकिन अब मामले में गुस्साई बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई है। कलेक्ट्रेट की तरफ निकाले गए इस मार्च में प्रदर्शनकारियों ने जय श्री राम के जमकर नारे लगाए। रैली को रोके जाने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स तक लगा दिए, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मामले में स्थानीय लोगों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के नाम पर अधिकारियों ने मंदिर में लगी मूर्तियों को हटाने तक का मौका नहीं दिया। और तो और ये बात भी सामने आई है कि घटनास्थल पर चारों ओर मूर्तियों के टुकड़े पड़े हुए थे। अब राजस्थान सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति करने से रोकने के लिए ये मार्च निकाला गया है। रैली के निकाले जाने के पीछे का एकमात्र मकसद मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ध्वस्त किए गए मंदिर का फिर से निर्माण करवाया जाना है। इसके साथ ही मामला अब इतना गर्मा गया है कि सीएम अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग उठाई जाने लगी है। हालांकि 300 साल पुराने मंदिर को अवैध करार देते हुए ध्वस्त किए जाने के मामले में पहले ही एसडीएम केशव कुमार मीणा, राजगढ़ नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष सतीश दुहरिया और स्थानीय नगर पालिका के ईओ बनवारी लाल मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से अलवर जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की गई और इसके नाम पर 300 साल पुराने मंदिर को अतिक्रमण मानते हुए ढहा दिया गया, उससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। राजस्थान कांग्रेस ने बुलडोजर तो चला दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि नकल के लिए अकल की जरूरत पड़ती है। अब जिस तरह के हालात राजस्थान में बने हैं, उसके बाद लगातार अशोक गहलोत की इस्तीफे की मांग उठाई जाने लगी है। ऐसे में राजनीति में अपना वजूद खो चुकी कांग्रेस के लिए अब राजस्थान में नई मुसीबत खड़ी हो गई है। राजस्थान में मंदिर पर बुलडोजर चलाना अशोक गहलोत को भारी पड़ गया और इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने झूठ फैलाना शुरू किया तो चारों ओर उन्हीं की फजीहत होने लगी। पिछले दिनों कई मौकों पर हिंदू संगठनों की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। ऐसे ही हिंसा मध्य प्रदेश के खरगोन में भी हुई, जिसमें भड़की हिंसा की शुरुआत शोभा यात्रा पर फेंके गए पत्थरों के साथ हुई थी। इसे लेकर तमाम तरह के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए और पुलिस भी इन्हीं वीडियोस के आधार पर मामले की जांच कर रही है। लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस को कोई ना कोई बेतुकी बातें तो करनी ही होती हैं। ऐसे में इन सबके बीच दिग्विजय सिंह ने एक नई थ्योरी गढ़नी शुरू कर दी है। अब वो कह रहे हैं कि उनको इस मामले में कुछ शिकायतें मिली हैं। भाजपा के कुछ लोग गरीब मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर उनसे पत्थर फेंकवाते हैं।
अब दिलचस्प बात तो यह है कि इतना कहने के बाद खुद दिग्विजय सिंह ये बात कह रहे हैं कि उनके पास इस आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई सबूत नहीं है। अरे जब सबूत ही नहीं है तो किस आधार पर ये नया तमाशा शुरू किया है? दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद भाजपा नेता विश्वास सारंग ने कहा है कि दिग्विजय सिंह की अकल पर पत्थर पड़ गए हैं और जिस तरह से नेहरू परिवार की चाटुकारिता के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए वो जो बयानबाजी कर रहे हैं वो केवल राजनीतिक है। अब जाहिर सी बात है, ये बेतुका बयान देकर दिग्विजय सिंह ने अपनी ही फजीहत करवा ली है, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण पर राजनीति तो दिग्विजय सिंह पहले से ही करते आ रहे हैं और अब उन्होंने इसमें अपना लेवल 1 नंबर और ऊपर कर लिया है। हर बार वो मुस्लिमों का बचाव करते हैं और हिंदुओं पर हुए हमले के लिए हिंदुओं को ही जिम्मेदार बताने लगते हैं। आपको याद दिला दूं कि ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने यूपीए सरकार के दौरान भगवा आतंकवाद जैसे शब्द की नींव रखी थी। इसका खुलासा यूपीए सरकार के दौरान गृह मंत्रालय में अपर सचिव रहे आरवीएस मणि ने भी किया और बताया था कि उनकी किताब ये स्पष्ट करती है कि कैसे दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद शब्द की नींव रखी और इसे फैलाया। इसके अलावा 2008 में हुआ 26/11 एक आतंकी हमला था, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इसे आरएसएस की ओर से किया गया हमला बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकायदा दिग्विजय सिंह ने इस संबंध में एक किताब का लोकार्पण किया था और हिंदू आतंकवाद शब्द की अवधारणा गढ़ दी थी। इसी काम में दिग्विजय सिंह का साथ सोनिया गांधी, अहमद पटेल और राहुल गांधी ने भी दिया था। अब जो खुद आज तक गलत बातों में लोगों को गुमराह करते आए हों, उनकी बातों को बेतुका ना कहा जाए तो क्या कहे। लगातार दिग्विजय सिंह अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं और इस बार फिर सारी वीडियो सामने आने के बाद भी दिग्विजय आरोपियों का बचाव कर उसमें भी बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब ऐसे ही बीजेपी की यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बौखला गया है। बीजेपी की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की बात क्या कही गई कि मुस्लिम लॉ बोर्ड ने तो इसे असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बता दिया है। यह तक कह दिया है कि मुस्लिम इसे कबूल नहीं करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव खालिद शैफुल्लाह रहमानी के हवाले से बताया गया है कि संविधान मजहब के हिसाब से जीवन जीने की अनुमति देता है। इसे मौलिक अधिकारों में रखा गया है। समान नागरिक संहिता मुसलमानों को कबूल नहीं है और सरकार ऐसा करने से बचे। उनका दावा है कि समान नागरिक संहिता की बात बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था से लोगों का ध्यान भटकाने और नफरत फैलाने का एजेंडा है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या, पहले उसे समझिए। इस कॉन्सेप्ट को सरल शब्दों में समझाया जाए तो ये एक ऐसा कानून है जो देश के हर समुदाय पर लागू होता है। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या समुदाय का हो, उसके लिए एक ही कानून होगा। अब तक तो शादी हो, विवाह हो, तलाक हो, उत्तराधिकार हो, संपत्ति हो, इन सभी से जुड़े मसलों को सभी धार्मिक समूहों के लिए उनकी मान्यताओं के आधार पर छोड़ दिया गया था। जैसे मुसलमानों में एक मर्द 4 शादियां कर सकता है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कानून के मुताबिक केवल 1 शादी करने तक की ही छूट दी जाएगी। कई समुदायों में अब तक ये देखा गया है कि लड़कियों को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नहीं चुना जाता था या फिर संपत्ति में लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लड़का हो या लड़की, सभी को एक समान समझा जाएगा और हिस्सेदारी भी बराबरी की होगी। इन्हीं सिविल कानूनों में से हिंदुओं वाले पर्सनल कानून को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खत्म किया और मुस्लिमों को इससे अलग रखा गया। इन्हीं कानूनों को सभी धर्मों के लिए एक समान बनाने की जब मांग होती है तो मुस्लिम इसका विरोध करते हैं। मुस्लिमों का कहना होता है कि उनका कानून कुरान और हदीसों पर आधारित है, इसीलिए वो इसको ही मानेंगे और उसमें किसी तरह के बदलाव का विरोध करेंगे। इन कानूनों में मुस्लिमों की ओर से 4 शादियां करने की छूट सबसे बड़ी विवाद की वजह है। अब यही वजह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहा है। लेकिन अमित शाह ने अब इस बात की घोषणा कर दी है कि जल्द ही उत्तराखंड समेत बीजेपी शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है, जिसके बाद हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून होंगे जो संविधान के मुताबिक बनाए गए हैं।
यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बीजेपी के यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानून से परेशान है, तो वहीं पाकिस्तान के कराची में हुए आत्मघाती हमले के बाद पाक की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में एक महिला फिदाइन ने 26 अप्रैल को खुद को बम से उड़ा लिया था, जिसमें 3 चीनी नागरिकों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। उसकी महिला आत्मघाती हमलावर ने चीनी वैन के पास खुद को बम से उड़ा लिया था। इस घटना के बाद से चीन पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर दोराहे पर आके खड़े हो गए हैं। चीन ने पाकिस्तान पर भड़कते हुए उसे चेतावनी दे दी है कि पाक आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए। चीन की इस चेतावनी के बाद से ही पाकिस्तान की सेना पर काफी दबाव बढ़ गया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो प्रांत है जहां प्राकृतिक गैस सहित अन्य संसाधनों का भंडार है। चीन की इन्हीं संसाधनों पर नजर है। इससे पहले बीएलए ने 2018 में कराची के दूतावास पर हमले में चीनी नागरिकों को निशाना बनाए जाने का दावा किया था, क्योंकि चीन ने उनके इलाके में प्रवेश करने से जुड़ी चेतावनी नहीं सुनी थी। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हुए ताजा हमले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि चीनी नागरिकों का खून यूं ही नहीं बहाया जा सकता और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों से यकीनन इसकी कीमत वसूली जानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्यों बलोच चीनी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं? दरअसल पाकिस्तान चीन की हां में हां मिलाते हुए चीन पाक आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी बना रहा है, जो बलूचिस्तान के ग्वादर क्षेत्र से होकर जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म से तो बीएलए पहले ही परेशान है, फिर उसका गुस्सा इस बात से और भी बढ़ गया है कि यहाँ के स्थानीय लोगों से विचार विमर्श किए बिना ही चीन और पाकिस्तान मिलकर यहाँ डील कर रहे हैं। बीएलए ने बलूच युवाओं को लेकर हमले के लिए कई ब्रिगेड बना रखी है। इनमें से एक है मजीद ब्रिगेड। इसमें शामिल हमलावर खुद फिदाइन बनकर पाक सैनिकों और चीनी नागरिकों पर हमला करते हैं। उन्हें अपनी जान देकर टारगेट पूरा करने का काम सौंपा जाता है। इसका उदाहरण हमने कराची के हालिया घटना में देख लिया है। बलूच नागरिकों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान सीपीईसी के नाम पर ग्वादर समेत कई इलाके चीन को सौंपता जा रहा है। उसका अधिकार खत्म होता जा रहा है। ऐसे में अब बलूचों के अटैक को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान एक बार फिर टूट सकता है। बलूचों का कहना यह भी है कि पाकिस्तान अपने आर्थिक कठिनाइयों से निपटने के लिए पैसा चाहता है और उसके लिए वो बलूचिस्तान का इलाका चीन को बेचने की कोशिश कर रहा है। साफ है कि पाकिस्तान हुकूमत से पहले से नाराज चल रहे बलूचों की नाराजगी दूर करने और भरोसा बढ़ाने के बजाय उसके इलाके का सौदा किया गया। बलूचिस्तान के विकास के लिए उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना पंजाब और दूसरे राज्यों पर हुआ। वहीं पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक यहां पाक की सेना और वायु सेना ग्राउंड और एयर स्ट्राइक शुरू करेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ऑपरेशन जर्ब अज़्ब के तर्ज पर बीएलए के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर सकती है। इससे पहले उसने साल 2014 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए यह ऑपरेशन किया था। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।